हम बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। हाँ, आर्थिक आधार पे आर्थिक आधार पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। था ही नहीं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगाया जी जिसमें ओबीसी के मंडल आयोग लागू कर कि जो वर्गीकरण इन्होंने जो किया है तो इनकी मंशा ठीक जी। राजा का घोड़ा बंधा हुआ है, मंत्रियों का घोड़ा बंधा हुआ है, सेनापतियों का घोड़ा बंधा हुआ है, सिपाहियों का घोड़ा बंधा हुआ है, आम जन का घोड़ा भी है। देखो बोले ये मेरा अस्तबल है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मेरे सवाल का जवाब देना, फिर आखिरी में मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट कर। तो बीच में एक चना का डलिया लाके रख दिया और सारे घोड़ों को एक साथ छोड़ दिया। तो सारे घोड़ों को जब एक साथ छोड़ा तो राजा का घोड़ा था वो सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि आप जानते हो उसको विशेष तरीके से ब्रीड किया गया था। फीड उसको खाना खिलाया जाता था उस तरीके से, उसके जो मतलब सहीस बोलते हैं ना, उसको ये करने वाले, वो उसमें एक बजाय 3 सहीस थे बाकी घोड़ों में के। तो वो घोड़ा आया, उसने सारे घोड़ों को दुलत्ती मारी और ये करी और पूरा खाया, माने अपने मन भर के। और उसके बाद में वो खाने के बाद में उसने डलिए के चने को आजू बाजू में बिखरा दिया। बाबा साहब का ध्यान क्या, उसके बाद बाबा साहब के लोगों के बीच में गए तो उन्होंने देखा कि यार ये आरपीआई जो है जी 21 टुकड़ों में बटा हुआ है। उनके पीछे पीछे जाते रहे कई दिनों से वो कि भाई तुम लोग बाबा साहब को समझे हुए लोग हो, तुम लोग ये लोग हो, एकजुट हो जाओ और कोई करो, लेकिन सफल नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये केवल जो है ना किताबी लोग हैं, इन्होंने बाबा साहब को पढ़ भर लिया, लेकिन इसको कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए विचारधारा को, ये इसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने काम करके लोगों ने किया एक ही पुस्तक, बहुत काम किए, बहुत साल बर्बाद किए उन्होंने अम्बेडकराइट लोगों के पीछे। अच्छा, फिर लिखा उन्होंने, सर एक वाक्य आता था जाए, हो सकत नहीं, हो सकत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जैसे ये क्या ये विदर्भ का वही विश्वविद्यालय नहीं है जी, उसको विश्वविद्यालय को का नाम अम्बेडकर विश्वविद्यालय करवाने के लिए खूब आंदोलन करते थे। तो काशीराम जी बोलते थे, अरे भाई तुम लोग ये छोटे छोटे चीज के लिए आंदोलन करते हो, सत्ता हथियाओ, कलम अपने हाथ में लो, नाम बदलना कौन सी बात है। इससे 4 गुना बड़ा विश्वविद्यालय तुम खड़ी करो ना बाबा साहब के नाम में। और उन्होंने ये काम किया, यूपी में जाके छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, उन्होंने जो आरपीआई जो ज्वाइन किया उस समय शायद कोई समझौता हुआ था, तो उसमें जो है एक सीट पर लड़ने के लिए ही कांग्रेस के साथ समझौता हुआ था। तो तरह जी युति युति कहते हैं। जी खूब हंसी उड़ाते थे युति का। इस बात की खूब चर्चा हुई और इसी बात को लेकर के वो काफी नाराज भी हुए आरपीआई से। और फिर वो बाहर यहाँ आकर के फिर उन्होंने जो है यूपी में एक बार जो तो कांग्रेस से समझौता किया ना उन्होंने यूपी में, और कांग्रेस को कहा कि हम 300 सीट लड़ेंगे, आप 125 सीट लड़ना, क्योंकि उस समय 425 सीट हुआ करते थे। पूंजी है। अब हम कर क्या रहे हैं, सब अपनी अपनी पार्टी बना के लड़। दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। हम बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, नेता बदल रहे हैं और समाज भी बदल रहा है। तो हम जानते हैं 1 अगस्त 2008 का निर्णय आने के बाद, जो उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का वर्डिक्ट आने के बाद हमारे देश में राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह से बदली हैं। जो बहुत प्रासंगिक लोग थे वो बीच में 10-15 सालों में बिल्कुल न सुनाई दे रहे थे, न दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब से ये वर्डिक्ट आया है तब से बहन मायावती काफ़ी मुखर होकर सामने आई हैं। और एक बार फिर से काशीराम जी, जो ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन का कॉन्सेप्ट लेके आए, किताबें लेके आए और काशीराम जी ने लोगों को जुटाया और इस तरह से एक बहुजन आंदोलन को एक दिशा मिली। तो आज के डेट में काशीराम जी
प्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम कांसीराम जी क्यों प्रासंगिक हो गए हैं और उनकी कौन सी ऐसी बातें थी जो आज भी उतनी रिलेवेंट लगती है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस विषय पर सरोकार रखते हैं तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। आज हम बात करने वाले हैं विष्णु बघेल जी से, जो न केवल बहुजन जो राजनीति है उसको समझते हैं, बल्कि कांसीराम जी के साथ बहुत समय उन्होंने दिया है और छत्तीसगढ़ में एक जाना पहचाना उनका नाम है। और एक बहुत बड़ा फंक्शन उन्होंने, बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने छत्तीसगढ़ में करवाया था थी पर, तो उस वजह से भी उतने ज़्यादा मतलब बहुत छत्तीसगढ़ में प्रासंगिक हो गए, क्योंकि एक अकेले ने उन्हें पूरा मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करके इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया था। तो आइए चलते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। विष्णु बघेल जी, आपका हमारे चैनल सुखित इंडिया में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों जी। सर, हम शुरुआत करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है 1 अगस्त को, जो खास करके उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का जो फैसला आया है, उस फैसले से हम शुरुआत करते हैं। आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? देखिए, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के सुनवाई के समय पहले भी दिया है। और मंडल आयोग की सुनवाई जब हुई तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुआ था जी। और उस समय जो आधार था जी पिछड़ेपन का जी, वो सामाजिक और शैक्षणिक था जी लेकिन जब ये भाजपा की सरकार आई जी, तो उन्होंने अमेंडमेंट करके आर्थिक आधार पर अगड़ों को आरक्षण दिया जी। और आरक्षण देने के साथ में ही आर्थिक आधार आरक्षण में माने अवसर में घुस गया। जी जी, वो जो 10% जो आरक्षण उन्होंने दिया, 50% का जो केप हटा करके, उसकी बात हो रही है। हाँ नहीं, हाँ 50% केप उसकी बात नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्थिक आधार, हाँ आर्थिक आधार पे, आर्थिक आधार पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगाया जी, इसमें ओबीसी के मंडल आयोग लागू करने में जी 8 लाख का केप जो लगा। हाँ, वो तो अब आज हुआ है 8 लाख, उस समय तो 4 लाख था 1993। अच्छा, शुरू में। हाँ, बढ़ते बढ़ते बढ़ा है। अच्छा, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक मेरा मानना है, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन जाके उन्होंने डिसीजन दिया था। और अभी भी ऐसा लगता है कि जो वर्गीकरण इन्होंने जो किया है तो इनकी मंशा ठीक नहीं है, मंशा ठीक नहीं है। और ये चाहते हैं कि डिवाइडेड सोसाइटी में और डिवीजन हो, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी के चलते इन लोगों ने जो वर्गीकरण की बात कही वो डिवीजन के हिसाब से कही, डिवीजन, ताकि जैसे जब ओबीसी के बहुत बड़ा तबका है तो उन्होंने ओबीसी को फिर एमबीसी में बांटा। अच्छा, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, जी, अदर बैकवर्ड क्लासेस से फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, तो 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश, और क्रीमी लेयर लगा के भी 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश हुई। और ये जो लोग वहाँ बैठे हैं ऊपर में, इनकी मानसिकता ही वैसी है। तो ये जो डिसीजन आया है अभी शेड्यूल ट्राइब के केस में, क्रीमी लेयर की तरह ही है, लेकिन एक फर्क है कि वह अब ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके वो आर्थिक आधार को भी जोड़ दिया है। हाँ, समानता की सर उन्होंने एक जो खास करके जो है जो समानता की एक नई परिभाषा उसमें दी गई, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई कैसे अनुसूचित जाति में ही कैसे असमानता है। हाँ जी, तो वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं आर्थिक आधार को। हाँ, तो उस आधार पे इन्होंने डिसीजन किया है कि भाई अब यहाँ भी जो है जो सबसे बड़ी एकता नजर आती है, चूंकि एससी को 1931 से आरक्षण मिलना शुरू हो गया, 31-32 से, एससी को 41-42 से मिलना शुरू हो गया। तो ये जो वर्ग है ये अपने अधिकार के विषय में बहुत अच्छी तरह समझता है और जागरूक हो चुका है इतने सालों में। तो इनको
फर्दर कैसे तोड़ा जाए, ये मुझे उसमें वो लगता है, मानी उनकी मंशा लगती है अगड़ों की कि भाई इनको भी आपस में लड़ाया जाए ताकि हमारी सत्ता कायम रहे। ये मुझे लगता है इसका। आपको ऐसा लगता है सर? उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया है, उनका कहना ये है कि समाज का एक तबका जो आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ गया है, इस सब क्लासिफिकेशन से उस मार्जिनलाइज सेक्शन को फायदा होगा। तो आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे? मार्जिनलाइज सेक्शन को तो वैसे देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर जो थे, हाँ, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी को उसी तरह का वो दिया था आरक्षण। अच्छा। हाँ, तो बिहार में देखिए ओबीसी का आरक्षण कैसे है कि और आरक्षण का जो शेयर है काफी है वहां पर। अभी तो बहुत ज्यादा 74% हो गया था, जिसको कोर्ट ने अभी रोका है। लेकिन वहां पर कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जो कहते हैं वो इसी के आधार पर था, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अच्छा, इसमें आर्थिक आधार था? आर्थिक आधार नहीं था। वो मतलब जो ज्यादा संपन्न पिछड़े हैं उनको एक ग्रुप में रखा था। अच्छा, क्लासिफिकेशन किया था? हाँ, क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था। और जो कम पिछड़े हैं उनको एमबीसी बना के बीच में किया था। तो वो फार्मूला वहाँ अच्छे से लागू हुआ और लोग आगे बढ़े। वहाँ देखिए अभी बिहार में सामाजिक रूप से देखा जाए तो सबसे जागरूक लोग हो गए हैं अभी, खासकर ओबीसी में। खासकर ओबीसी में बिहार में जागरूक लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि मार्जिनलाइज क्लास को आगे लाने के लिए ऐसा कुछ न कुछ करना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो उस समय आया है जब ये मतलब जो SC ST के जिनको ये अगड़े कह रहे हैं उनका एक ही पीढ़ी मेरे ख्याल से फर्स्ट जनरेशन ही इसका लाभ लिया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, आप उसमें अलग अलग, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अपने असिस्टेंट को भेजा कि जाओ उस राजा को समझाओ कि बोले कुर्मी तेलियों को आरक्षण दे रहे हैं, मांग महारों का आरक्षण दे रहे हैं, तो इनको समझाओ कि इन लोग क्या करेंगे जाके वहाँ। अच्छा। हाँ, इन लोग क्या हल चलाएंगे कि तेल पेरेंगे कि कोई जूता बनाएगा। तो इनको समझाओ, इन लोग को आरक्षण देना, गधों को आरक्षण देना ऐसा। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने अभ्यंकर नाम का वकील उनके यहाँ भेजा गया था। अच्छा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो अभ्यंकर को कहा चलो मेरे घुड़साल में। तो घुड़साल में लेके गए और घुड़साल में लेके गए तो देखा कि वहां पर जो है सारे घोड़े बंधे हुए हैं जी। राजा का घोड़ा बंधा हुआ है, मंत्रियों का घोड़ा बंधा हुआ है, सेनापतियों का घोड़ा बंधा हुआ है, सिपाहियों का घोड़ा बंधा हुआ है, आम जन का घोड़ा भी है। देखो बोले ये मेरा अस्तबल है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मेरे सवाल का जवाब देना, फिर आखिरी में मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट कर। तो बीच में एक चना का डलिया लाके रख दिया और सारे घोड़ों को एक साथ छोड़ दिया। तो सारे घोड़ों को जब एक साथ छोड़ा तो राजा का घोड़ा था वो सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि आप जानते हो कि उसको विशेष तरीके से ब्रीड किया गया था। फीड उसको खाना खिलाया जाता था उस तरीके से, उसके जो मतलब सहीस बोलते हैं ना, उसको ये करने वाले, वो उसमें एक बजाय 3 सहीस थे बाकी घोड़ों में के। तो वो घोड़ा आया, उसने सारे घोड़ों को दुलत्ती मारी और ये करी और पूरा खाया, माने अपने मन भर के। और उसके बाद में वो खाने के बाद में उसने डलिये के चने को आजू बाजू में बिखरा भी दिया जी। तो ऐसे करके शक्तिशाली घोड़े एक के बाद एक आगे, राजा के बाद में मंत्री का घोड़ा, मंत्री के बाद में सेनापति का घोड़ा, सेनापति के बाद में सैनिकों का घोड़ा। जब अंत में आम जन के घोड़े की बारी आई तो बेचारा ऐसे लड़खड़ाते हुए आया जी। तो देखा डलिया में चना ही नहीं, सब खा गए जी। डलिया में चना ही नहीं, सब खा गए।
तो देखा उसने कि नीचे गिरे हुए जो चने हैं मिट्टी से सने हुए और घोड़ों की खूर से वो दब दब गए हैं जी। तो उसको चाटने लगा वो। बोले वकील साहब, भयंकर वकील साहब, बताइए वो जो आम जन का जो घोड़ा है उसको मैं कैसे जिंदा रखूं। तो मैंने क्या किया, सब घोड़ों को उसकी मतलब डाइट के अनुसार अलग अलग बोरों में अलग अलग दे दिया खाना। यही तो मैं अवसर दे रहा हूँ, यही तो आरक्षण है, यही आरक्षण तो मैं दिया हूँ। जाके बाल गंगाधर तिलक जी को बता दीजिए कि मैंने ऐसा आरक्षण दिया है। और उनके पास भी यदि कोई उत्तर हो तो उत्तर ढूंढ के ले आई। मैं तो भाई राजा हूँ, मुझे मेरी आम जनता को भी जिंदा रखना है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो विशेष अवसर दिया जाना चाहिए। और इसको मतलब अभी के डिसीजन को मैं बहुत अच्छी तरह तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले में यही हुआ है बिहार में और इसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। और अभी के इसमें देखिए जिनकी मंशा से ये आया है ये वो तो नहीं चाहते, वो तो डिवीजन चाहते हैं, वो डिवीजन चाहते हैं वो। लेकिन हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि जो समाज पीछे छूट गया है ना, जैसे शेड्यूल कास्ट में भी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी ऐसे ट्राइब्स हैं कि वो आज आप जाएंगे गरियाबंद में, ऐसे ट्राइब्स हैं उनके लिए स्पेशल चलाया गवर्नमेंट ने। हाँ, एजेंसी लगाई है ना। ये भुंजिया है ना, ऐसे 3-4 ट्राइब्स हैं। तो नोमैडिक ट्राइब्स है वो अभी। हाँ, अभी भी मतलब उनका ऐसा है, कुछ ट्राइब, एक ट्राइब तो ऐसा भी है जो पहाड़ियों में रहता है और पहाड़ियों से नीचे उतरता नहीं, उसको जब जरूरत रहेगी तभी नीचे उतरेगा। तो ऐसे, और शिक्षा के नाम पे देखो तो कोई एकाध कोई 12वीं पास हो गया तो बहुत बड़ी बात है, इस टाइप का है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल वो होना चाहिए, स्पेशल स्कीम्स आने चाहिए, सरकार को योजना बनाने, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना, विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया सर, जो है कि किस तरह का ये फैसला था और एक प्रतीकों के माध्यम से भी ये बात हुई है। सर, मायावती जी इस फैसले के साथ में खड़ी हुई हैं और जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो है जो मायावती का जो वोट गिरा था और जो संख्या है वो कम हो गई थी, तो अब फिर से उनके जो खास करके जो पिछड़े वर्ग के लोग या फिर दलित समाज के लोग जो है एक बार फिर से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं उनके प्रति जो है। तो ऐसे में कांसीराम जी का वो जो मोमेंट था, बहुजन आंदोलन का मोमेंट था, वो एक बार फिर से उभरता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है। सर, कांसीराम जी के बारे में आप अपने विचार जो है उसको शेयर करिएगा कि कैसे उन्होंने जिस तरह से बहुजन आंदोलन उठाया, आज वो किस तरह से फिर से प्रासंगिक हो रहा है 2024 में। कांशीराम साहब का तो बाबा साहब के मिशन को उन्होंने लिया था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने इतना लिख दिया है, इतना पढ़ लिया है, इतना कर दिया कि मेरे लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं जी। इसलिए अपनी जिंदगी में उन्होंने कहा मैं उनके विचारों को जमीन में लाना चाहता हूँ, लोगों के बीच ले जाना चाहता हूँ। हाँ, लोगों के बीच ले जाना चाहता हूँ। और उन्होंने वो काम किया। वो कह मैं प्रवचन देने नहीं आया, मुझे नहीं देना, नई पुस्तक लिखनी है मुझे। इसीलिए उन्होंने अपने सारे जीवन में जब उन्होंने अध्ययन किया, बाबा साहब का अध्ययन किया, उसके बाद बाबा साहब के लोगों के बीच में गए तो उन्होंने देखा कि यार ये आरपीआई जो है जी 21 टुकड़ों में बटा हुआ है। हाँ, उनके पीछे पीछे जाते रहे कई दिनों से वो। हाँ, कि भाई तुम लोग बाबा साहब को समझे हुए लोग हो, तुम लोग ये लोग हो, एकजुट हो जाओ और कोई करो, लेकिन सफल नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये केवल जो है ना किताबी लोग हैं, इन्होंने बाबा साहब को पढ़ भर लिया, लेकिन इसको कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए विचारधारा को, ये इसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने काम शुरू किया। हाँ। और वो बाबा साहब के लोगों के साथ काम करने के बाद में उन्होंने एक ही पुस्तक लिखी। अच्छा, द चमचा एज। अच्छा, द एज ऑफ स्टूजेस। अच्छा, एग्जैक्ट नेम इज चमचा युग। द एज ऑफ स्टूजेस। स्टूजेस माने चमचा। तो
वो एक पुस्तक लिखी उन्होंने। उन्होंने बताया कि अरे ये उनके द्वारा खुद लिखी गई है जी। द एज ऑफ स्टूजेस, हाँ। चमचा युग, जिसको हिंदी में रूपांतरण करके लोगों ने किया। एक ही पुस्तक, बहुत काम किए, बहुत साल बर्बाद किए उन्होंने अबेल्टराइट लोगों के पीछे। अच्छा, फिर लिखा उन्होंने। सर एक वाक्य आता था जा हो सकत नहीं, हो सकत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जैसे ये क्या क्या ये विदर्भ का वही विश्वविद्यालय नहीं है जी जी, उसको विश्वविद्यालय को का नाम अंबेडकर विश्वविद्यालय करवाने के लिए खूब आंदोलन करते थे। तो काशीराम जी बोलते थे, अरे भाई तुम लोग ये छोटे छोटे चीज के लिए आंदोलन करते हो। सत्ता हथियाओ, कलम अपने हाथ में लो, नाम बदलना कौन सी बात है। इससे 4 गुना बड़ा विश्वविद्यालय तुम खड़ी करो ना बाबा साहब के नाम में। और उन्होंने ये काम किया। यूपी में जाके छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी खड़ा किया। अरबों मतलब अरबों रुपया उसमें उन्होंने दिया यूपी गवर्नमेंट का। तो वो चाहते थे कि विचारधारा जमीन में आए और उन्होंने ये करके दिखाया और यूपी में सफल हुए वो। जी जी सर, एक बात उसमें महाराष्ट्र के इसमें छूट रही है कि उन्होंने जो आरपीआई जो ज्वाइन किया, उस समय शायद कोई समझौता हुआ था, तो उसमें जो है एक सीट पर लड़ने के लिए ही कांग्रेस के साथ समझौता हुआ था। तो तरह जी 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 युति युति कहते हैं। जी जी, खूब हंसी उड़ाते थे युति का। हाँ, इस बात की खूब चर्चा हुई और इसी बात को लेकर के वो काफी नाराज भी हुए आरपीआई से। और फिर वो बाहर यहाँ आकर के फिर उन्होंने जो है यूपी में एक बार जो तो कांग्रेस से समझौता किया ना उन्होंने यूपी में। जी। और कांग्रेस को कहा कि हम 300 सीट लड़ेंगे, आप 125 सीट लड़ना, क्योंकि उस समय 425 सीट हुआ करते थे यूपी में। बोला हम 300 सीट लड़ेंगे, बीएसपी 300 सीट लड़ेगी, आप 125 लड़ेंगे। ठीक। धीरे धीरे कांग्रेस कहाँ पहुंच गई वहां, देखिए शून्य में पहुंच गई थी ना। पिछले लोकसभा में कितने सदस्य थे कांग्रेस के? बिल्कुल शून्य में पहुंची ना। जी तो ये कांशीराम की देन है। जी, कांशीराम की देन है। सर हम लोग सब अब बाम सेट की तरफ जाते हैं, DS4 की तरफ जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट तो उन्होंने डायरेक्ट शुरू नहीं किया। नहीं, बहुत मेहनत की उन्होंने। जी, बहुत मेहनत उन्होंने की है। तो सर हम थोड़ा सा बाम सेट के बारे में, DS4 के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो सर बताइएगा इसके बारे में। सबसे पहले तो उन्होंने सोचा कि भाई कैसे सोते हुए समाज को, हम लोग को समझाते थे वो, तो लगभग 10 साल से ज्यादा काम किया हूँ मैं कांशीराम जी के साथ जी, और बहुत नजदीक से मेरा वो रहा। तो समझाते थे, देखो कि बहुजन समाज जो है ये निचुड़े हुए नींबू की तरह है जी, और उसमें 2-4 बूंद हैं, और उस 2-4 बूंद को हम ऐसा उपयोग करें कि समाज का और एक नारा उनका बहुत अच्छा था, मैं आज भी उसको जी बताएं, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन। जी जी, वो हमेशा कहा करते थे ये उद्देश्य, हमको ये उद्देश्य है हमारा कि सामाजिक परिवर्तन हम इस देश में लाना चाहते हैं, और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन, जो आर्थिक रूप से हमारा समाज एकदम नीचे है उसको हम मुक्त करना चाहते हैं उस गुलामी से, आर्थिक गरीबी के गुलामी से। तो ये 2 आंदोलन, तो इन लोगों ने, जो दुश्मन तो सबसे बड़े ब्राह्मणवादी पार्टियां थी, तो इन लोगों ने क्या नारा दिया, तभी से उत्पन्न हो गया एक सोशल जस्टिस, उसको काउंटर करने के लिए बाबा साहब ने लिखे ना पुस्तक रिवॉल्यूशन के बारे में, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। तो वैसे ही कांशीराम जी की इस आंधी को रोकने के लिए जितनी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं वो सब एक होकर उन्होंने कहा सोशल जस्टिस। अच्छा, ये बात कांग्रेस के लोगों द्वारा कही गई सोशल जस्टिस। कांग्रेस ही नहीं, तब बीजेपी छोटी थी, वो उन्होंने भी कहा। अच्छा, अन्य सब लोगों ने नो सोशल। तो आज भी मैं इसीलिए सोशल जस्टिस को नहीं मानता। व्हाई सोशल जस्टिस, व्हाई नॉट सोशल चेंज? व्हाई सोशल जस्टिस, व्हाई नॉट सोशल चेंज? सोशल जस्टिस का मतलब है स्टेटस को, यथास्थिति को मेंटेन करना, और सोशल चेंज का मतलब है खड़ी व्यवस्था को। और हमको समझाते भी थे कांशीराम साहब, ये पेन को ऐसा करते थे, दिस इज द सोशल सिस्टम टुडे इन इंडिया, ये सोशल सामाजिक व्यवस्था है इंडिया की ऐसी, और हम चाहते हैं कि ये ऐसे हो, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करें। हाँ, हॉरिजॉन्टल करें। तो या तो यहाँ को ऐसे पकड़ के करें या इनको नो है, दो तरीके से हो सकता है। तो
इसके लिए उन्होंने ये कहा कि इसके लिए चेंज ही वो है, चेंज सोल्यूशन है उसका। सॉल्यूशन है। सोशल जस्टिस नॉट सॉल्यूशन, क्योंकि सोशल जस्टिस ऐसे रह के भी दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये यथास्थिति वैसी रहे और सोशल जस्टिस चिल्लाते हाँ, रहो। dominant हुआ class- वही। जी। आज क्या हुआ, आज हुआ वही। सोशल जस्टिस के नाम पे इतना घाटा हुआ है समाज का, पूछिए मत। ये तो- जो किसी व्यक्तिगत इसको फुलफिल कर दिए, उसके बाद ना देखो हमने सोशल जस्टिस, अरे तुम एक वर्ग का, एक क्लास का करो ना भाई सोशल जस्टिस, तो समझ में आएगा। क्लास का करो ना भाई, पूरे हाँ। क्लास का करो ना। व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में नहीं है, नहीं जो है। विषमतावादी जो व्यवस्था थी उसको व्यवस्था विषमतावादी तो है ही, जस्टिस नहीं है। और वो परिवर्तन होगा तभी होगा, वो परिवर्तन होगा तभी होगा। और ये मैं आज भी उसी को मानता हूँ। इसीलिए जब कोई मुझे सोशल जस्टिस की बात कहता है ना, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नो नॉट सोशल, आई वांट सोशल चेंज। दिस should be this. Social system is now this. Horizontal. It should be. This is vertical, ना? हाँ, this is vertical. It should be horizontal. हाँ, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कितना प्रासंगिक है देखिए। अब बाबा साहब ने 2 बातें कही थी जब संविधान बनाई थी, है ना? आज वो भी प्रासंगिक है। कैसे? 2 बातें ये कही थी कि भाई किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, है, हाँ, कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको लागू करने वालों की यदि नियत अच्छी नहीं है, तो संविधान को वो रद्दी साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिखाई दे रहा है अभी, जो दिखाई दे रहा है पक्का। अब देखो, महापुरुष फ्यूचर को देख लेते हैं, आगे 200 सालों का विजन रखते हैं जी, तभी तो महापुरुष होता है ना। जी। और एक बात और कही थी उन्होंने, वो डेमोक्रेसी के बारे में कही थी जी। आज वही हाल है डेमोक्रेसी का, है? वो तो दोनों बातें उन्होंने वही कही थी, संविधान सभा के फाइनल उसमें कही थी कि भाई हम जो है ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जब हमारे को एक समानता तो रहेगी राजनीति में, कि भाई एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू, समानता उसमें रहेगी वोट में, लेकिन असमानता समाज में रहेगी। वो जो खड़ी व्यवस्था है उसको यदि हम नहीं बदलते हैं तो ये सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। आज वो है कि नहीं है? देखिए पिछले इसमें क्या क्या आईपीसी वाईपीसी पास करवा डाले इन लोग, जी है कि नहीं? और आरक्षण इनका तो इनकी पूरी योजना थी, यदि कहीं अभी कांग्रेस जैसे 400 सीट राजीव गांधी जीते थे ना 400 सीट, यदि इन लोग का आ जाता तो इन लोग तो सीधा मनुस्मृति को लागू कर देते कि जाओ भैया तुम लोग आरक्षण हो गया, अब ये इसके लिए आरक्षित है, वो इसके आरक्षित है, और श्रम को जो है वो शूद्रति शूद्रों के लिए, बहुजन समाज के लिए, मूल निवासियों के लिए आरक्षित। जी। तो ये तो उनकी योजना थी। और ये हम जानते हैं बीजेपी आरएसएस के दिमाग से काम करती है। सर उसी का अल्टरनेटिव जो उन्होंने जो बाम सेफ जो बनाया था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बाम सेफ, हाँ वही मैं बोला था, नींबू जैसे निचड़ा हुआ नींबू है, 2-4 बूंद है। तो उन्होंने देखा कि एक संगठन को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है जी। टाइम, हमको बोलते थे काशीराम साहब, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी जी। टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। जब सारे समाज को खंगाला उन्होंने तो देखा एक वर्ग है ना, एक वर्ग है जिसके पास जो 8 घंटे नौकरी करता है, उसके पास उसको 16 घंटे टाइम है अपने लिए, और उसके पास एक रेगुलर इनकम भी है तनख्वाह के माध्यम से। हमारे लोगों क्या रेगुलर इनकम है? वो बेचारा सड़क खोदने वाला क्या रेगुलर इनकम है? सुबह कमा के गया, शाम को खाया, कल के लिए फिर नहीं है। तो उससे क्या मांगते ना? हालांकि उन्होंने कोशिश की कि 1 रुपया 1 नोट 1 नोट 1 वोट का वो करके खुद ऐसा डब्बा लेके घूमते थे जी। हम लोग भी घूमे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये वर्ग को पकड़ा जाए जी। किसको? कर्मचारियों को जी। कर्मचारियों को पकड़ा जाए और उनमें ये पे बैक टू सोसाइटी की भावना डाली जाए। पे बैक टू सोसाइटी, अभी उन्होंने नारा दिया पे बैक टू सोसाइटी।
वे बिग टू सोसाइटी सुन के लोगों को थोड़ा वो हुआ, जो अम्बेडकराइट लोग थे उनको जल्दी हुआ। तो बहुत सारे जो इनके इसमें थे, बहुत सारे अम्बेडकराइट लोग पहले जुड़े, फिर उन लोगों ने काम शुरू किया। और जब 1900 ये तो 61 में शुरू कर दिया था उन्होंने। अच्छा। 61 में रिजाइन किया, उसके बाद में दीना भाना के केस के बाद वो उन्होंने रिजाइन किया। लड़ाई लड़ी पहले उन्होंने फेस्टिवल के लिए, जो लड़ाई लड़ी। हाँ, जो बुद्ध पूर्णिमा के, अम्बेडकर जयंती, वो बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी को कैंसिल करके और किसी भगवान के इसमें दे रहे थे, तो उसमें लड़ाई लड़ी और जीते। हाँ। दीना भाना बार बार आके उनको करता था, तो वहां से वो मिला उनको। और इन्होंने कहा कि संघर्ष करने से कोई चीज हो शकत नहीं होता है, हो शकत होता है ना जी। तो ये बात उन्होंने देखी और वहां से प्रेरणा ली। तो कुछ दिन तो फिर बाम से शुरू किया 1961 में, और इतना बड़ा ये हुआ, इतना काम किया उन्होंने। वो तो कई दिन वो बताते हैं, हम लोग बताते थे हम लोगों को, मैं तो कई दिन बिना खाए घूमते रहता था। अच्छा। कई दिन तो किसी दोस्त के यहाँ जाता था, भूख लगती थी तो बोल नहीं पाता था, कब मैं खाना नहीं खाया, अच्छा दे दिया तो अच्छा, नहीं तो ऐसे टाइप का। और इस काम के लिए बोले मैं अपना सूटकेस लेके 10-10 किलोमीटर चला हूँ, किताबें लेकर के उसमें। हाँ, तो बहुत मतलब संघर्ष किया उन्होंने, और 61 में बाम सेफ बनाया। हाँ। और 1981 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने चंडीगढ़ में करवाया। अच्छा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बाम सेफ का 1 लाख लोगों को इकट्ठा कर दिया, 1 लाख कर्मचारियों को। अच्छा। हाँ, सारे देश से। हाँ। वो एक जगह नहीं रुके ना। हाँ। वो तमिलनाडु, क्योंकि जानते थे उन्होंने, पहले तो बाबा साहब के बाद अध्ययन किया उन्होंने, और कौन कौन लोग हैं जो इसमें दिशा में काम किया। तो फिर महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, है ना, उसके बाद में पेरियार नाम स्वामी, है ना, उसके बाद में साउथ से लिया उन्होंने उनको, एक नारायणा गुरु। जी जी जी, कहते थे वो, काशीराम जी हमेशा कहते थे हमारे 4 आदर्श हैं, है ना। एक तो महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार नायकर, और बाबा साहब अम्बेडकर, और उनको भी लेते थे वो, नारायणा गुरु को। तो ये 5 आदर्श पे हम अपना वो खड़ा कर, इनके विचारों को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और पहुंचाया उन्होंने, सफल रहे। तो 61 में शुरू करके ये बाम सेफ को, है ना, उन्होंने 81 तक, और पंजीयन नहीं करवाया है। अच्छा, बाद में पंजीयन के पक्ष में नहीं थे जो, क्योंकि एम्प्लॉइज जो है उनको वो इशू हो सकता था, और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उस 1981 में इंदिरा गांधी जिंदा थी, 84 में मरी ना वो, तो गोली उसको 84 में लगी। तो उसने देखा था यार ये जो है मजहबी काशीराम, 1 लाख कर्मचारियों को इकट्ठा, कान खड़े हो गए उसके जी, कान खड़े हो गए। अब वो जो कर्मचारियों थे उनको घेरना शुरू किया गवर्नमेंट ने, जैसे अभी हो रहा है, अभी भी करते हैं। गवर्नमेंट में जो बैठा वो तो चाहता है ना कि कर्मचारी उद्वेलित ना हो, अपने अधिकार के लिए ना लड़े। तो फिर इन्होंने फिर DS4 की शुरुआत की। जी, ताकि उसके लिए एम्प्लॉइज का ही नहीं, सारे लोग मेंबर, एम्प्लॉइज का नहीं बल्कि समाज के तबके का भी संघर्ष सड़क पर आए, इसलिए उन्होंने DS4 शुरू किया। क्योंकि उसमें बाम सेफ के जो मेंबर है वो सड़क पे नहीं आ सकते थे, एम्प्लॉइज होने की वजह से। क्या एम्प्लॉइज जो है काम तो कर सकते हैं, सोच, टाइम दे सकते हैं, टैलेंट दे सकते हैं, पैसा भी दे सकता हूँ। हुआ वही शुरुआती तौर पर तो यहीं से पैसा आया ना, यहीं से पैसा आया, कर्मचारियों से। कर्मचारियों ने खड़ा किया बहुजन समाज पार्टी और DS4 को। और DS4 जब ये क्या थे कि एक जगह नहीं रुके, फिर काशीराम जी साउथ से होते हुए इधर उधर, महाराष्ट्र इधर होते हुए छत्तीसगढ़ से पहले भी पूरे देश में घूमे वो, और उन्होंने देखा कि यूपी जो है वो फर्टाइल लैंड है राजनीति के लिए। तो 81 में फिर वहीं से DS4 को चुनाव लड़ाया उन्होंने।
DS4 को चुना हो रहा है। बिना पॉलिटिकल पार्टी के। और उन्होंने देखा कि यदि समाज यदि जागता है तो वोट तो हमारे ज्यादा है, हमारे तो 185 है ना वोट, 15 वाले राज करते हैं। जी जी जी। तो बहुत सारे ऐसा वो शुरू किया आंदोलन, जैसे जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अच्छा। और नारे दिए एक से एक, है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा। ये सब वो इसी समय का है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी या भागीदारी जो भी बोल सकते। तो ये सब नारे दिए उन्होंने। और फिर DS4 जब लॉन्च किया तो उन्होंने नारा दिया, लोग पूछते थे ये DS4 क्या है, तो उन्होंने एक नारा दिया। अभी भी सर बहुत सारे लोग नहीं जानते, हमारे दर्शक बताइएगा थोड़ा जो DS4। तो ये नारा दिया उन्होंने, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब है DS4, बाकी बचे सो DS4। अच्छा। ये नारा दिया और क्लियर कट नारा था वो, कि भाई ये 3 जातियों या वर्ण को छोड़ के या वर्ग को छोड़ के यदि हम चौथे में हैं तो हम DS4 के लोग हैं, ये समझ में आया। और इतना जल्दी वो परिवर्तन हुआ, मतलब इतना ये रिजल्ट में ना यूपी में कि उन्होंने फिर 84 में बहुजन समाज पार्टी लॉन्च कर दी। जी 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 सर, वो जो DS4 है वो शुरू में मुझे भी नहीं समझ आता था कि ये 4 क्यों रखा। तो नहीं तो उसका वो था ना, हाँ जी, दलित शोषित जी समाज समिति, ऐसा एक वो था वो टाइटल। हाँ ऐसा कुछ 4 का मतलब था OBC, SC, ST एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी। ये 4 उसका 2 मतलब था, एक तो ये 4 वर्ग के लोग DS4 में आते हैं, है ना, और ये जो है लिखने भी अच्छा होता था, शॉर्ट में हो जाता था, दलित शोषित समाज समिति ऐसा टाइप का, 4 समाज ऐसा। तो DS4 शुरू हुआ, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। तुरंत काशीराम जी को लगा कि नाउ दिस इज द टाइम टू फ्लोट अ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आवश्यकता है। जी जी। तो उन्होंने 1984 में 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। जी। और मैं आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी के जन्म के साथ ही काशीराम जी ने छत्तीसगढ़ को एक उर्वरा मतलब इस बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छा है वो समझा। और यहाँ जांजगीर से चुनाव लड़ा उन्होंने। अब पहले ही चुनाव में 85,000 वोट पाए, पहले ही चुनाव में। जी जी। तो पहला चुनाव बहन जी प्रचार करने आई थी यहाँ जांजगीर। अच्छा, तो पहला चुनाव उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगा? छत्तीसगढ़ में लगा, जांजगीर लोकसभा सीट से। अच्छा, ठीक। अच्छा, हुआ ये कि फिर देखा उन्होंने कि प्रतिसाद, अच्छा छत्तीसगढ़ को क्यों चुना था? यहाँ की केमिस्ट्री और अलग है। यहाँ पर तो बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी लोग 97% हैं, 3% पर। तो उन्होंने सोचा यहाँ जल्दी बनेगी बात। लेकिन बात जल्दी बनी यूपी में, बात जल्दी बनी। और वहां पर जो है 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही, है ना, और 1 बार तो पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री। 2007 वाला जो है। तो ये उन्होंने बता दिया कि देखो तुम लोग हो शकत नहीं, हो शकत, हो सकता है, जो हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं। है बाबा साहब के विचारधारा में, मतलब फूले के विचारधारा में, छत्रपति साहू जी महाराज के विचारधारा में, पेरियार के विचारधारा में, और अपने जो 5वें कौन थे, नारायण गुरु जी, उनकी विचारधारा में इतनी ताकत है कि आप जो है सत्ता भी हथिया सकते हो। जी जी जी। और उन्होंने ये जब शुरुआती दौर में जब धीरे धीरे सक्सेस होते गए तो कांग्रेस से वहां समझौता किया उन्होंने। जी 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 जी। यूपी में जी, हम 300 सीट लड़ेंगे, आप 150 सीट लड़ेंगे। सर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमने काम करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपने खुद काम किया है, तो आपके काशीराम जी से के भी कुछ अनुभव होंगे उनके साथ जाने के जो है। जी जी। तो सर अगर उन अनुभवों को शेयर करें, और खास करके जो आपने जो खूबचंद बघेल जी की पुण्यतिथि पर आपने जो इतना बड़ा जो कार्यक्रम आपने जो कराया था, उसके अनुभव को भी साथ में शेयर करेंगे सर। ये हुआ ये कि
पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले समाज जाति तोड़ो समाज जोड़ो एक प्रोग्राम था बहुजन समाज पार्टी का, उसके तहत हम लोगों ने ये किया। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने भी वही काम किया जो मिशन के लोगों ने किया है। उन्होंने जातियां तो नहीं लेकिन बहुत इसमें उन्होंने सोचा कि जाति तोड़ना तो अभी उतना आसान नहीं है, उपजातियों को ही तोड़ें, तो उसमें काम किया। और उसके लिए मैंने साहब को, कांशीराम जी को कहा कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है, ये सामाजिक परिवर्तन में काम किए हुए हैं और सामाजिक परिवर्तन उस पर राजनीति में भी रहे हैं, तो इनका वो है और आपको आना चाहिए। तो एकदम शहर से राजी हो गए। तो वो जब आए तो इतना, माने उनका जो भाषण है उस दिन का 1 घंटे तक बोले, इतना बढ़िया भाषण दिए। तो जितने हमारे जो वर्कर थे और जो रंग मंदिर के सामने जो हुआ, हाँ रंग मंदिर, गांधी चौक रंग मंदिर के सामने, हमारे जितने भी सीनियर थे बाम सेफ के, बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने कहा यार इतना बढ़िया साहब को बोलते रहे, मतलब बहुत कम ऐसा, मैंने से अच्छा बोलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इतना लंबा भाषण, जो इतना लंबा और इतना अच्छे से समझा के बोलना, ये बहुत दिनों बाद सुना। जी 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 जी। तो और वो बोले कि जब साहब खुश होते हैं तब ऐसा भाषण देते हैं, नाराज हो जाते हैं कभी किसी चीज में, अरे भीड़ नहीं है या तुम अच्छे से तैयारी अच्छा नहीं की है, इसमें नाराज हो जाते। तो इसलिए कैसा है। जी जी जी। तो खुश रहे फिर, और उन्होंने एक ही बात कही कि हम लोगों को जो हमारा मेन मिशन है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन, ये करना है। और यदि स्थायी सत्ता हम चाहते हैं तो ये दोनों जरूरी है जी। और इसीलिए बहुत सारे महापुरुषों ने काम किया, उनमें से एक डॉक्टर खूबचंद बघेल है। और मैं जब कुर्मी कम्युनिटी के बारे में सोचता हूँ तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जब मैं कुर्मी कम्युनिटी के बारे में सोचता हूँ तो राम स्वरूप वर्मा जी के बारे में बोलना यहाँ बहुत जरूरी है। जी। उन्होंने यूपी में आज जो मुझे सफलता मिली है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बोले जो यूपी में जो हमको जो सफलता मिली, जो ग्राउंड उन्होंने तैयार किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जक संघ बनाया। जी 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 जी। और उन्होंने फिर शोषित समाज दल बनाया, शोषित समाज दल बना के चुनाव लड़े, लोगों को बताया, बहुजन महापुरुषों के बारे में लोगों को बताया, पेरियार के बारे में बताया, शिवाजी महाराज के बारे में बताया, है ना, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में बताया, फूले के बारे में बताया, नारायण गुरु के बारे में उन्होंने बताया। तो वो ग्राउंड उन्होंने तैयार किया, लेकिन उसका फायदा वो स्वयं तो नहीं ले सके। जी जी। लेकिन कांशीराम उनके साथियों ने उसके बड़े पैमाने में फायदा। जी जी। आपने भी सर वो जो प्रोग्राम हुआ था उसमें जो है आपने शायद यूपी से कोई गेस्ट आपने चूज किया था, और इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी शायद कोई पटेल जी जो है वो आए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं जब कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करने दिल्ली गया और कांशीराम साहब से, तो बोले किनको किनको बुला रहे हो? मैंने कहा सर हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में था छत्तीसगढ़। तो मैंने कहा सर मध्य प्रदेश में तो एक ही सांसद है, भीम सिंह पटेल, जो रीवा से सांसद है, तो मैं उनको बुलाना चाह रहा हूँ, अच्छे ओरेटर भी हैं और कुर्मी समाज के लोग उनको सुनना चाहते हैं। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई मेरी तरफ से एक नाम जोड़ लो। जी 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 हैं जी। और उन्होंने वो जो सोनेलाल पटेल जी, जो बाद में जिन्होंने अपना दल बनाया, उनका नाम लिया। बोले वो वहां पर कुर्मी समाज में उन्होंने बहुत काम किया है और उनको भी बुलाइए। और वो अभी यूपी के बीएसपी के महासचिव हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल आप बोले, और हमने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका कार्यक्रम भले मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो ये दोनों आए, और उस समय भीम सिंह पटेल क्या थे, ये सांसद थे।
लोकसभा सांसद थे बहुजन समाज पार्टी से, हम्म और अपने सुन्नीलाल पटेल जी उस समय महासचिव थे यूपी बीएसपी के, तो उन दोनों आए थे और उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम लोग बिखरे हैं, इसलिए डिवाइड एंड, उन्होंने एक बात कही कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो ब्राह्मणवाद की है जी, वो कोई अंग्रेजों ने नहीं किया जी। अरे भाई आज अंग्रेजों को बदौलत हम तो शिक्षित हुए, हाँ। और शिक्षित हुए तो ये संघर्ष जारी कर रहे हैं। जी, तो जी। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है, भीम सिंह पटेल ने कहा कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ये अंग्रेजों की नहीं है, ये ब्राह्मणवाद की है। पहले तो इन्होंने हमें बोले कि पहले इन्होंने वर्ण में बांटा, फिर वर्ग में बांट दिया, उसकी मानसिकता भी बताई उन्होंने, वर्ण से वर्ग, वर्ग कैसे बांटा, जिन लोगों ने इनकी चमचागिरी ब्राह्मणवाद को माना उनको ओबीसी बना दिया और सबको काम बांट दिया, ऐसा होता है। उसके बाद में एससी का बोले, उसके बाद में एससी का बोले कि भाई एससी के लोगों ने तलवार उठा के विरोध किया कि हमको ये वर्ण व्यवस्था का विभाजन नहीं चाहिए। तो वो वर्ण व्यवस्था का विभाजन नहीं चाहिए, तभी तो आज भी इन लोग कुछ भी ऐसे भेदभाव की बात आती है तो तलवार उठा के खड़े हो जाते हैं। ये इस मानसिकता के लोगों उन्होंने एससी में डाला। तीसरी मानसिकता के लोग थे एसटी के लोग, जिन लोगों ने कहा कि भैया ना हमको इनके ब्राह्मणवाद से कुछ करना है, माने आज के डेट में हिंदुइज्म समझ लीजिए, ना कुछ करना है, ना इसको मानना है, ना ही हम यहाँ रहना चाहते, तो हम तो इसको अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जंगल कंदराओं में जहाँ इन लोग नहीं पहुंच पाए वहां जाके वे हो जाते हैं, बस जाते हैं। तो ये तीन मानसिकता के लोग हुए और तीनों मानसिकता को अलग अलग से इन्होंने काम बांटा। तो यदि वर्ण व्यवस्था को उसमें देखा जाए तो एससी एसटी तो कहीं नहीं थे, तो एक्सक्लूडेड लोग थे, हाँ जी, माने एक्सक्लूडेड लोग थे। वो जो बना नेक्सस 4 वर्ण का उसमें तो थे ही नहीं। बिल्कुल। और जिन एससी के लोगों ने भौगोलिक रूप से उसको नहीं छोड़ा, किसको, जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग यूपी में भी हैं और वो ब्राह्मणों की धरती बनी, उर्वरा धरती, तो वहां नहीं छोड़ा, तो देखिए कैसे उनका वो किया दुर्दशा, लठ मार रहे हैं, जो नहीं मानता उसको मारो। तो ये भीम सिंह पटेल साहब ने विश्लेषण दिया। अब उस ऐसे इतने सारे जातियों में टूटे समाज को हमको जोड़ना है, सामाजिक परिवर्तन लाना है, जाति को तोड़ना है और समाज को जोड़ना है। ये बात खास करके जो बहुजन समाज है, उसको समाज के लोग हैं। जी। सर आज के समय में हम देखते हैं कि जितने भी नेता है उनके भाषणों को जब हम सुनते हैं तो बहुत सारे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मतलब ऐसे भाषण देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे समय में जब हम काशीराम जी का भाषण सुनते हैं तो कितने तार्किक शब्दों में वो भाषण देते थे और इतना धीरे बोलते थे कि वो एकदम दिल को छू जाता था। सर इसके बारे में, उनके भाषण के बारे में जो है थोड़ा सा अपनी बात रखिएगा। एक्चुअली बहुत सधे तरीके से बोलते थे, हाँ, और उनकी बातें जो है बहुत सारे लोगों को, माने आम जन को समझ में आए ऐसी बात वो बोलते थे, वो समझा के बोलते थे। हाँ, मैं बहुत बड़ा ज्यादा आक्रामक होना या तेज आवाज में बात करना, बोलते भी थे वो। मैं प्रवचन देने नहीं आया हूँ, मैं प्रवचन देने नहीं आया हूँ। हमारे पूर्वजों ने बहुत प्रवचन दिया, बहुत सारे पुस्तक लिखे, बहुत सारे अपने विचार को लिख के चले गए हैं, मैं उसी को करने आया हूँ। तो वैसे आराम से बोलते थे और ऐसी भाषा बोलते थे कि जो आम जन के समझ में आए। और हमने क्यों ऐसे किया, एक हर चीज को एक्सप्लेन करते थे, हमें क्यों ऐसा करना है, हर चीज को एक्सप्लेन करते थे। जी। और जहाँ संघर्ष की बात आती थी वहाँ सबसे आगे रहते संघर्ष। उनका एक मैं इंसिडेंस बता रहा हूँ। हाँ। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव था और हम लोगों को, छत्तीसगढ़ वालों को जिम्मेदारी दी कि तो आप, दौरम रत्नाकर जी मध्य प्रदेश वालों को जिम्मेदारी दी कि आप जाके उड़ीसा में चुनाव लड़ाओ। तो मैं भी गया और वहाँ एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के पहले जहाँ रुके हुए थे वहाँ मेरे को बोले कि आप
साहब के पास रहो, माने कोई आए जाए तो देखना यहाँ रहना आप ऐसा। तो 2 सवर्ण लड़के आए और उन्होंने कहा नहीं हमको कांशीराम से मिलना है। मैंने कहा क्यों मिलना है, भाई कोई कारण तो हो। नहीं हमको प्रश्न पूछना है कि वो सवर्णों को माने ये क्यों करते हैं या ब्राह्मणवाद को क्यों ये करते हैं, आलोचना करते हैं। हाँ आलोचना। तो मैंने कहा आप लोग रुकिए मैं पूछ के आ जाता हूँ। मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, कांशीराम जी ऐसी ऐसी बात है, सामने 2 लड़के आए हैं कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो आपसे चर्चा करना चाहते हैं और इसके बारे में और है सवर्ण से। तो बोले तुरंत भेजिए, तुरंत भेजिए। और इतने अच्छे से उनको मतलब वार्तालाप किया उनसे उन्होंने कि कन्विंस होके गए दोनों लड़के। बिल्कुल हाँ कि भाई तुम मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इनमें सब मानवता मर चुकी है। ये इनको मानव नहीं समझते हैं जो नीचे तबके के लोग हैं उनको, इसलिए मैं उनको धिक्कारता हूँ। तो ये इनकी खूबी थी। जी जी। अंत में सर जो है बहुजन समाज पार्टी जब अभी थोड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है, तो आगे आप बहुजन समाज पार्टी का क्या फ्यूचर आप दिखाई देता है आपको? जो मिशनरी लोग थे उन्होंने उनको ये सिखाया गया था ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़। अब अभी क्या हो गया बहुजन समाज पार्टी में, जोड़ हो गया है। हाँ जोड़ हो गया ना। हाथी ने हम लोग नारा लगाते थे कि अभी तो हाथी नहीं गणेश है, ऐसा नारा लगवाते हैं। तो उससे हमारे जैसे मिशनरी लोगों का दिल टूट गया। और हम बहुत सारे लोग, मैंने अकेले नहीं, बहुत सारे लोग, मैं यही गिना देता हूँ, TR खुटे साहब हैं, जांगड़े जी थे, मैं हूँ और बहुत सारे लोग, सबने छोड़ दिया पार्टी। तो वो मिशन का काम अब नहीं हो रहा है, जो मिशन का काम नहीं हो रहा है। कांशीराम ने शुरू कर दिया, मिशन जारी रहता तो मैं समझता हूँ कि बहन जी प्रधानमंत्री रहती, यदि मिशन पे चलती तो बहन जी आज प्रधानमंत्री होती। लेकिन मिशन को ही छोड़ दिया भाई, बाबा साहब के मिशन को। और मिशन का सही विश्लेषण करके कांशीराम साहब ने ये 3 वर्ण को एक्सक्लूड किया था, एकदम सही विश्लेषण करके। उनको मालूम था कि ये जहां घुसेंगे ये तहस नहस कर देंगे। मिशन तहस नहस है आज। एक तो हम लोग वो चलाते थे, मुखपत्र चलाते थे दिल्ली से, बहुजन संगठक, वो बंद हो गया। अच्छा नहीं है आज कोई मीडिया नहीं है बहुजन समाज पार्टी का। पहले वो चलता था, हम लोग लेख लिखते थे उसमें छपता था, यहाँ कोई कार्यक्रम होता था उसका वो देते थे, छपता था, दूसरा कौन छापता है बताइए। तो ये जो मिशन का काम बंद हुआ वो बुद्धिजीवी लोगों के जो निराशा का कारण बना, वो निराशा का कारण है। जी जी। सर अंत में अब ये फाइनल क्वेश्चन है कि आप जो खास करके जो बहुजन समाज के जो लोग हैं और खास करके अभी भी जो है जो बहुजन समाज पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी पार्टी जो है किस तरह से जो कांशीराम जी का जो ओरिजिनल जो सपना था उसको आगे लाने के लिए उनको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कांशीराम जी ने कहा कि भाई सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन को पकड़ने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है पॉलिटिक्स। और बाबा साहब ने भी कहा कि भाई राजनीति जो है वो मास्टर की है, इधर उधर के मंदिर में कब्जा करने को मत सोचो, ये वाले मंदिर में कब्जा करो जहाँ सबका कानून बनता है, जहाँ कौन धर्म यहाँ चलेगा उसका कानून बनता है, किसको कहाँ नौकरी मिलेगी उसका कानून बनता है, किसके किचन में क्या पकेगा उसका कानून बनता है, तो उसमें कब्जा करो। बाबा साहब तो आज भी ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे बिल्कुल संसद की तरफ बताते हो, उसमें कब्जा करो, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल यहाँ है, मंदिर में नहीं है। तो उसी बात को कांशीराम जी ने भी कहा
और किया उन्होंने, कहा भर नहीं। बाबा साहब तो बेचारे इतना संघर्ष इतना किए, वो किए, संविधान दे दिए, बहुत बड़ी बात। इतना अच्छा संविधान दिए बहुजनों के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी सर जब हम कोई विषय पर अटकते हैं तो वो संविधान सभा की डिबेट देखी जाती है ना, उनके भाषणों को तलाशा जाता है, उनके पत्रों को तलाशा जाता है और सत्य को जानने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल जी, क्योंकि वो सब जो भी वैचारिक चाहिए था, वैचारिकी चाहिए था, बाबा साहब ने देके गए। इसलिए कांशीराम साहब ने वैचारिकी में समय खत्म नहीं किया, वो आम जनता को वैचारिकी के पहुंचाने का काम किया। तो मेरा इतना ही है कि भाई जो बाबा साहब का मिशन जो उन्होंने इतना बड़ा छोड़ के गए, कांशीराम साहब ने जिसमें अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, शादी नहीं किया, माँ मर गई घर नहीं, माँ मर गई बताऊं, भाई पिताजी मर गई घर नहीं गए। उन्होंने तो कसम खा ली थी ना, जब तक सत्ता में नहीं बिठाऊंगा तब तक घर जाऊंगा नहीं। शुरू में ही जो है ऊना में ही ये कसम खा ली थी, जब तक सत्ता में नहीं बिठाऊंगा बहुजन समाज को घर नहीं जाऊंगा। नहीं गए, मर गए लेकिन घर नहीं गए। गांव में गए थे बोलते, अपने घर में नहीं गए। जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये महापुरुषों के यदि बलिदान को हमारा समाज नहीं समझता है तो मैंने बहुत मतलब और बहुत अभागा है समझ लीजिए। जी 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 है, और कांशीराम ने वही किया जो बाबा साहब ने कहा। और आज भी मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपने लोगों से, संख्या बल इतना है, आपको तो भटकाया जाएगा। देखिए धन के आधार पर आपको बांटा जाएगा, आपको वैचारिक तौर पर किसी को हिंदू बनाओ, किसी को ये बनाओ, किसी क्रिश्चियन बनाओ, किसी ये किया जाएगा, जाति के आधार पर बांटा जाएगा। लेकिन जाति के आधार पर बंटवारा अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आर्थिक आधार बढ़ रहा है। हाँ, तो उसमें क्या है, बंटवारा किया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, मैं बहुजन समाज से अपने लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस देश की सत्ता अपनी ताकत से, कांग्रेस बीजेपी और ब्राह्मणवादी पार्टियों के ताकत से नहीं है, वो हथियाओ और अपने अनुसार वो बनाओ, क्या वहां योजनाएं बनाओ, कानून बनाओ जो बहुजन के हित में हो। इसलिए जो बुद्ध ने भी ये किया तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा ना। जी जी जी, सबका हित नहीं हो सकता, उसको मालूम था उनको कि कुछ न कुछ लोगों का हित जो है जी 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 अहित होगा जी। तो लेकिन ये बात है, हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि सत्ता पूंजी है। अब हम कर क्या रहे हैं, सब अपनी अपनी पार्टी बना के लड़ रहे हैं। जी जी, ऐसे तो नहीं होने वाला, वो तो चाहता ही वही है ना कि ये सब डिवाइड रहे, जितनी जातियां उतनी पार्टी बन जाए, ये तो चाहते हैं लोग। इसमें काम नहीं चलेगा, साथ आके चलना पड़ेगा, साथ आके चलना पड़ेगा। और जो बाबा साहब और कांशीराम जी का जो मिशन था, जो बाबा साहब ने जो एक वैचारिक आंदोलन जो खड़ा किया, और जिस तरह से कांशीराम जी ने उस आंदोलन को लोगों के बीच लेके गए और उसको एक जन आंदोलन बनाया, उस मोमेंट को हम बसपा के कार्यकर्ताओं को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और अपना जो शीर्ष नेतृत्व है उसको उस ओरिजिनल विचारधारा की तरफ लौटने के लिए दबाव बनाने की ज़रूरत है। शायद आप यही कहना चाह रहे थे। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने संसाधन से, अपने वोटों से यदि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के लोग यदि संगठित होकर, क्योंकि यहाँ पर तो पार्टी सिस्टम है ना, यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, है ना। जो जोर से दौड़ा और पहले पहुंच गया वो विनर हो गया। यहाँ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तो है नहीं। जी जी जी। तो इसमें ये है कि हमारे लोगों को इतने जोर से दौड़ना चाहिए, इतना वो करना चाहिए संघर्ष कि भाई सत्ता हमारे हाथ में है। मेन तो सत्ता है, वहां से सारा निकलता है जी। अरे, और हम लोग पड़े रहते हैं व्यक्तिगत और एक ग्रुप के छोटे छोटे उसके लिए समस्याओं में लड़ते रहते हैं, और सफलता मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन असली तो वो है। जी जी जी, तो वहां पकड़िए, सत्ता को पकड़िए, सत्ता को पकड़िए और विजन को बड़ा रखिए। और जो हमारे जो महापुरुष थे उनकी विचारधारा पर चलिए, उतने ही ईमानदारी से चलिए, उतने ही तीव्रता से चलिए जैसे हमारे महापुरुष
चला करते थे जो है। बिल्कुल। जी। अभी इसका उदाहरण है ना, 2 उदाहरण तो हमारे सामने है। हम्म काशीराम के जीते जी यूपी में हुआ क्या, है ना। मिशन के तहत हुआ वो। आज वो थोड़ा सा बिखर सा गया। साउथ में जाइए, पेरियार के आंदोलन ने सारे साउथ का पॉलिटिक्स बदल दिया। जी, और जी। क्या हुआ, उसका फायदा देखो, देश को फायदा हुआ, ऐसा हाँ, नहीं, बहुजनों का हित हुआ तो देश को फायदा हुआ। आज जिस नाम से सारे विश्व में भारत प्रसिद्ध है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका वो कहाँ है, सेंटर कहाँ है, साउथ में। जी जी। है और वेस्ट में। जी जी जी। वेस्ट और साउथ में पुणे मुंबई हो गया। हाँ। यहाँ पे बेंगलोर, चेन्नई, हाँ, पूरे आईटी सेक्टर तो उधर ही है, बेंगलोर। हाँ जी, है ना। जी। तो ये सब कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि वहां पर बहुजनों ने अपनी ताकत बनाई। हाँ। और ये जो ब्राह्मणवादी पार्टी उनको ये किया। हाँ। तो मतलब नॉर्थ के लोगों को, हाँ। मतलब उत्तर के लोगों को, हाँ। ये समझने की जरूरत है कि वहाँ जो परिवर्तन हुआ यहाँ भी हो सकता है। और एक सबसे बड़े स्टेट में काशीराम जी ने करके दिखाया। हो सकता है, आज भी हो सकता। चलो इसी नोट पर हम बात को खत्म करते हैं कि हो सकता है। और जैसे कि हमने शुरू में ही बात की शुरुआत की थी कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन हो सकता है। और काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे कि इस व्यवस्था में बदलाव लाना, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बनाना, ये हो सकता है, हो सकता है। इस पर आप लोग यकीन करिए, काम करिए। विष्णु बघेल जी ने इन सारी बातों को बहुत विस्तार से रखा, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इतना लंबा समय वो बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। धन्यवाद साथियों जी। और आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। जी जी जी। और समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे। मैं समाज सोशल जस्टिस के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ। मैं सामाजिक परिवर्तन के फेवर में हूँ। और आर्थिक मुक्ति आंदोलन साथ ही साथ पैरेलल चलना चाहिए। जी ताकि जी। हमारे गरीब तबके के लोग ऊपर आ सके, गरीब तबके के लोग ऊपर आ सके। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस संबंध में आज जो चर्चा हुई है, इस संबंध में आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। उन जो भी आप लोग जो सवाल पूछेंगे उसको अगले एपिसोड में हम लोग शामिल करने का प्रयास करेंगे, उनका उत्तर विष्णु बघेल जी से लेने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।